नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात फिर से होगी आतंकवाद की और आतंक के आका की, उसके मास्टरमाइंड की, पाकिस्तान की। कल हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, घुटनों पर ला दिया। आतंकी जो ठिकाने थे, 9 आतंकी कैंप, उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। 100 आतंकी ढेर कर दिए। भारतीय फौज ने कमाल का समन्वय, कमाल की कदम ताल दिखाई हमारी जल, थल और वायु सेना ने। लेकिन कल भी एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल में मैंने एक बड़ा सवाल क्या उठाया था? हमने दांत तो खट्टे कर दिए, पोल खोल दी पूरी दुनिया के सामने, होश फाकता है, भयभीत है, खिसियाया हुआ है पाकिस्तान। लेकिन कल मैंने कहा था, जब गर्दन हमारे शिकंजे में आ रही है आतंकवाद की, तो इसकी कमर की हड्डी, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी, फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन करना होगा। और जो आशंकाएं कल मैं जाहिर कर रहा था, वो आज सच भी साबित होती दिखाई दी। क्योंकि पाकिस्तान, उसकी पूंछ ऐसी है, वो सीधा होने का नाम नहीं लेती। कल भी मैंने उड़ी और पुलवामा का जिक्र किया था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, तब भी पाकिस्तान नहीं माना। कल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है, क्या वो अब भी सुधर जाएगा? बीती रात उसने हमारे 15 ठिकानों पर हमला किया। अब भारतीय वायुसेना ने, हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों को नाकाम तो कर दिया। हमने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है लाहौर का। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में परमानेंट समाधान क्या है और भारत किस तरह से घेराबंदी लगातार दबाव बनाता जा रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? क्या है परमानेंट समाधान? आतंकवाद को लगातार पालता पोसता रहता है पाकिस्तान। कल हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए। 5-6 किलोमीटर LOC से दूर से लेकर 100 किलोमीटर अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहावलपुर आतंकी निशानों को हमने ठोक दिया। पर कल भी मैंने सीधा सवाल में एक बात को लेकर आपको आगाह किया था। ये पाकिस्तान जो है ना, ये हम नहीं सुधरेंगे ब्रांड का है। इसकी पूंछ सीधा होने का नाम नहीं लेती। और सिर्फ आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद करने से पाकिस्तान क्या मान जाएगा? भारत ने संयम का, धैर्य का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरा पालन किया है। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कोई सिविलियन ठिकानों पर, नागरिक, जहां आम नागरिक रहते हैं, वहां पर हमने हमला नहीं किया। वहां पर मिसाइल नहीं दागी। किसी सैन्य ठिकाने पर भी मिसाइल नहीं दागी। बावजूद इसके, ये तो सर्वविदित है, जग जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना ही तो समर्थन करती है, ट्रेन करती है, पालती है इन आतंकियों को। जो आतंकी मारे गए कल, वो 25 मिनट का जो ऑपरेशन था, उसमें उनके जनाजे में पाकिस्तानी फौज के सैनिक शामिल थे। उसकी तो तस्वीरें भी हैं। पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए पुराने कहां के तस्वीरें लाकर यह दिखाने की कोशिश करते, हमने रफाइल गिरा दिया जी। जितने रफाइल हमारे पास है नहीं, उससे ज्यादा पाकिस्तान ने गिरा दिए, ऐसा वो दावा करता है। हास्यास्पद है। लेकिन यहां पर मैं कोई तंज कसने या हास्यास्पद बातों की तफसील करने के लिए नहीं बैठा हूं। दरअसल कल जो आशंका जाहिर मैंने की थी, वो आज सच भी साबित होती दिखाई दी। पाकिस्तान ने, और यह भारत सरकार हमें बाकायदा बता रही है, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा और बताया, 15 ठिकानों पर, भारत के 15 ठिकानों पर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले करने की नापाक कोशिश की।
हमने कोई सैन्य ठिकाना या सिविलियन ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया। इसे मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं। तो जो ये 15 शहर थे जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसमें अवंतीपुरा, जम्मू और श्रीनगर, ये जम्मू श्रीनगर की बात है, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, ये पंजाब में, नल, फलौदी, उत्तरलाई एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई, ये राजस्थान, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, भुज में भी हमले की नाकाम कोशिश हुई। और नाकाम कोशिश में क्यों कह रहा हूं, यह सरकार हमें क्यों बता रही है? क्योंकि भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इन नापाक इरादों को कामयाबी नहीं होने दिया। वो तस्वीरें भी हैं, वो दिखाई भी गई हैं। और उल्टे भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का, उसके परखच्चे उड़ा दिए। पर पाकिस्तान क्या सुधरेगा? सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले से काम चलेगा क्या? ये 15 ठिकानों पर जो हमला किया है या हमले की कोशिश की पाकिस्तान ने, यह जीता जागता सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान को और सबक सिखाने की जरूरत है। और यह सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, उस पर आर्थिक दबाव भी बनाने की जरूरत है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। हमने तो आतंकी मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान लगातार सीमा पार से जो शेलिंग कर रहा है, उसमें 16 भारतीयों की, निर्दोष, उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी भी मौत हो गई। इसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे हैं, मासूम बच्चे। वो 26 जो मारे वो तो थे ही मासूम। तो पाकिस्तान की जो ये दरिंदगी, जो ये वहशियाना हरकतें हैं, इन पर लगाम तो लगानी होगी। लगाम कैसे लगाएं? क्योंकि पाकिस्तान वो कमिलियन की तरह है, वो रंग बदलता रहता है। TRF जिसने 22 अप्रैल को हुए हमले की, पहलगाम के बैसरन में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसका बचाव करते दिखाई दिया पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में। पोल खुलेगी ना, तो पाकिस्तान उन्हें बचाने की लगातार कोशिश करता रहता है। तो ऐसे में आज एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। और आज की दरअसल सबसे बड़ी खबर क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और यही बात मैं कल कह रहा था, अभी कोई भी विराम लगाने की, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कोई विराम लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि पाकिस्तान इतना जल्दी वो सुधरेगा नहीं, सीधा नहीं होने वाला। यही बात राजनाथ सिंह ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और सैन्य कार्रवाई जारी रखने के साथ साथ अगले महीने FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान 2018 से 2022 तक। और 85,000 करोड़ का सालाना का नुकसान होता था। क्योंकि बाकी देश FATF आप ग्रे लिस्ट में डाल दे, ब्लैक को तो छोड़िए, तो निवेश करने में हाथ रोकते हैं कि भाई आप तो आतताई आतंकी मुल्क हैं। और दरअसल भारत को तो दबाव बनाना चाहिए कि आतंकी मुल्क घोषित करो पाकिस्तान को। तो FATF की ग्रे लिस्ट में अगले महीने बैठक होने वाली है कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये काम नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने 59,000 करोड़ का लोन दे रखा, किस्तों में दिए जा रहे हैं ये पैसे पिछले साल से। कल इसकी भी समीक्षा होनी है। तो आर्थिक ऑक्सीजन भी क्यों ना रोकी जाए? भारत क्या ये दबाव बना सकता है? और आज सर्वदलीय बैठक में सब जो विपक्षी दल थे सरकार के साथ एकजुट होते दिखाई दिए। और ये एकजुटता बहुत जरूरी है आज के मुश्किल वक्त में, और जब पाकिस्तान को सबक सिखाना है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और सीधा सवाल ये तो पाकिस्तान से ही जुड़ा है, उसके घमासान से जुड़ा है,
तो आज का हमारा जो सीधा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर जारी, आतंक के काम तमाम की तैयारी, काम तमाम तो करना होगा, और बॉर्डर पर घमासान, ये पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का होगा परमानेंट समाधान। ये घमासान के बीच परमानेंट समाधान भी हमें खोजना होगा। और चर्चा में मेरे साथ 3 वेरी प्राउड सोल्जर्स, ब्रेव हार्ट्स, मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ रिटायर्ड, और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड। साथ ही साथ 2 जाने माने राजनीतिक पहलू और राजनयिक पहलू हम दोनों की कदमताल भी देखना चाहते हैं। दीपक वोरा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, AIMIM के मुखिया और लोकसभा सांसद और बहुत ही मुखर आवाज है, असदुद्दीन ओवैसी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, कल भारत ने करारा जवाब दिया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद किए, 9 आतंकी ठिकाने। आज एक सर्वदलीय बैठक भी थी, आप भी उसमें शरीक थे। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने आपके साथ क्या कुछ साझा किया, क्या आप ये देश के साथ हमारे साथ भी साझा करना चाहेंगे? संदीप साहब, वो जो मीटिंग में हुआ, जो मैंने कहा वो आपके सामने कह सकता हूं। वो ये है कि हमने कॉम्प्लीमेंट किया, सराहा हमने हमारी आर्म फोर्सेस को और मौजूदा हुकूमत हिंद को कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। और दूसरी बात हमने ये कहा कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये TRF जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, LET का दूसरा नाम है, इसको इंटरनेशनली हम इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं, इसको डेजिग्नेट करें द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हमने ये कहा कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स से कहना चाहिए, जो अब हम लोग हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जिससे हमने ट्रेड डील भी कर रहे हैं, और ट्रम्प ने कहा कि 0% टैरिफ होगा, फुला होगा, तो हमको उनको इम्प्रेस करके US खुद इसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करे, और फिर हम ग्रेट ब्रिटेन से कहें, जिनसे भी हमने अभी ट्रेड डील किया, वो 75-50% टैक्सेस हमने कम कर दिए, कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार भी, उनकी ट्रेजरी, UK ट्रेजरी इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करे, और UK और US भारत की मदद करे सिक्योरिटी काउंसिल में कि इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान हो। तीसरा यह है कि चाइना से हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, तो ट्रेड इम्बैलेंस है, तो हम चाइना से भी बताएं उनको कि आप जो खामखा पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो तो नुकसान पाकिस्तान से आपको कोई फायदा नहीं है। तो हम चाइना से भी कहें, उन पे इम्प्रेस करें कि वो रोके पाकिस्तान से टेररिज्म जो आ रहा है, और जो वांटेड टेररिस्ट है उसको भारत के हवाले करें, ताकि हमारे कोर्ट्स ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर उनको सजा दे सकें। और ये बात हमने कही। और चौथी बात हमने ये कहा कि जो कश्मीर में जो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट और कंडेमनेशन है, ये एक हिस्टोरिक तारीखी मौका है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। यकीनन पाकिस्तान से हमको कन्फ्रंटेशन करना है, मगर कश्मीरियों को और अडॉप्ट करने की हमको ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो कश्मीरी नौजवान जो आज ये महसूस कर चुका है कि हम लोग टनल में फंसे हुए हैं, हमको उस टनल से उनको निकाल कर उनको और करीब करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर कोई ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हो रहे हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इससे एक मौसर जवाब हम लोग दे सकेंगे। ओवैसी साहब, ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया भारत ने, हमारी फौज ने, उससे कुछ दिन पहले आपने एक बात कही थी और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। आपने कहा कि अब वो वक्त नहीं कि घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुस के तो हमने मारा है, उड़ी के बाद भी, पुलवामा के बाद भी, अब घर में घुसकर हम कब्जा भी करेंगे। जब आतंकी ठिकानों को हम नेस्तनाबूद करते हैं, मसूद अजहर कहता है अरे मैं भी मर जाता जब उसके घर के 10 लोग मर गए इस आतंकी हमले में। तो क्या दरअसल जब शिकंजा, वो गर्दन पर हमारा शिकंजा कस रहा है आतंकवाद की, दिस इज नॉट द टाइम टू लेट गो, अब फुल एंड फाइनल होना चाहिए?
आप जिस आदमी का नाम लिए इतना बुज़दिल है कि अपने खत में अपना नाम नहीं लिख सकता वो। अरे तुम नाम लिखते ना अपना, तुम उस खत में क्या लिखा? खादिम सलाम अलैकुम। आपने खत का खत्म किया, बोले खादिम सलाम अलैकुम। अरे तुम में अगर मर्दानगी है तो नाम लिखते तुम उसमें अपना, तुम नाम ही नहीं लिखते। और तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम्हारी गलतियों का खमियाजा पूरा खित्ता, पूरा साउथ एशिया इसको सह रहा है। और तुम्हारी गलत हरकतों से, तुम्हारी टेररिज्म की वजह से दोनों ममालिक में खून की होली खेली जा रही है। तुम ही तुम्हें जिम्मेदार हो। तुमने क्या नहीं किया? तुमने अने जैश मोहम्मद ने पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आप मुलविस उसमें, कितने टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए। तो ये तो बुज़दिल लोग हैं जो खत में भी अपना नाम नहीं लिख सकते। और तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम भी जाओगे, हम भी जाओगे, सब जाओगे, मगर तुम जाएंगे कैसा? और तुम्हारे जाने से किसी को कोई नहीं रोएगा। फारसी के कहावत के खस्तम खाक जहां, वो होने वाला है। तो क्या अब आतंकवाद को देखिए, जब आतंकवाद घुटनों पर रेंगता दिखाई दे रहा है तो ये फाइनल किल के लिए जाने का भी वक्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। कहां घुटने पे आया है? आप देख रहे हैं ना, कल हाफिज सईद का बेटा हाफिज अब्दुल रहीम, क्या नाम है, हाफिज अब्दुल रहीम नाम है उनका, वो अमेरिका में टेररिस्ट उनको घोषित किया गया। पाकिस्तान ये है कि जो उनके हेडक्वार्टर पे जो टेररिस्ट मारे गए, हाफिज अब्दुल रहमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके पीछे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, और उनके पीछे आर्मी के कपड़ों में वहां की आर्मी खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान है। कहां घुटनों पे है ये लोग? घुटनों पे नहीं है। हम लोग गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, घुटनों पे नहीं है। इनको उस पोजीशन पे लाने के लिए हमको पाकिस्तान को पहले FATF के जरिए ग्रे लिस्ट पे लाना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान 26/11 के जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ कब आपने लीगल कार्रवाई अपने मुल्क में की? जब FATF में ग्रे लिस्ट में आया तो आप पे गिरफ्त मजबूत हो आप गई। बहुत अहम तो बात कह रहे हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ओवैसी साहब, इसमें इसकी ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक था पाकिस्तान, और 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता था, मोटा मोटा $10 बिलियन का। अब वो उससे बाहर निकल गया। अगले महीने फिर से बैठक होने वाली है। तो भारत को अपना पूरा कूटनीतिक दबाव बनाना होगा क्या? जब कमर तोड़नी है तो वो आर्थिक ऑक्सीजन, वो सप्लाई भी काटनी होगी। देखिए, हर एतबार से हमको ऐसे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को जो अपने देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हेट्रेड की बुनियाद पर एक मुल्क से आप कर रहे हैं, तो ठीक है। जो ये होगा फिर FATF होना चाहिए। इंडस वाटर की ट्रीटी अबेंस में पड़ चुकी है। ठीक है, डैम बनने के लिए 8-10 साल लगेंगे, मगर पानी छोड़ने का इख्तियार तो हमारा होगा। तुम जब चाहोगे तो पानी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल। और वैसा ही होना चाहिए। जब तक इनकी जो दिमाग, इनका जो आसमानों में है, वो जब तक जमीन पर नहीं आएंगे, जो बुलंद बांग दावे और ख्वाब दिखा रहे हैं अपनी जनता को, जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और कोई भी देश अपनी सालिमियत को, अपनी इंटेग्रिटी को कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा बताइए? सवाल यहाँ पर इख्तिदार में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन वजीर आजम है, कौन फुला है, वो नहीं है। देश के आप बार बार आप ये हरकतें कर रहे हैं, बार बार आप खून बहा रहे हैं। और आप देखिए, ये आसिम मुनीर ने 2 नेशन थियरी कहा। संदीप साहब, पूंछ में जो 4 मासूम बच्चे मारे गए, वो मुसलमान है ना? तो जब 2 नेशन तुम्हारी खत्म हो गया, तुम्हारा भूल गए तुम उसको? ये इनको ना मुसलमानों से मतलब है, ना सिखों से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है। इनका बुनियादी पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनका एक ही मकसद है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह भारत कभी कमजोर नहीं होगा। वो गलत फहमी अगर उनके दिमागों में है कि भारत नहीं, ये इनका जो खेल है, जो इनकी ये कारगुजारी है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये 2 नेशन थियरी की बात करने लगते हैं। 15 अप्रैल को भी की थी इस मुल्ला मुनीर ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन ये खुद भूल गए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए।
वो कैसे हो गए? अगर विचारधारा एक थी, सोच एक थी, खान पान एक था, सब कुछ एक था, दो हिस्सों में कैसे बट गया? पर उससे भी बड़ी नहीं, बात सुनिए, क्या ये है जो एक आपने मिनट सर, कश्मीरी युवा कश्मीरी। सर, एक जी मिनट। प्लीज। देखिए, दो दो टुकड़ों की बीज किसने बोई थी? दो टुकड़ों की बीज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बोई थी। जिन्ना साहब जब ढाका गए थे तो उस वक्त वहां के स्टूडेंट लीडर्स ने जिन्ना साहब को जाके कहा कि आप उर्दू को फोर्स मत करिए ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में हम उर्दू नहीं, हम बंगाली जबान बोलते हैं। तो जिन्ना साहब ने अपने विक्टोरियन इंग्लिश लैंग्वेज में कह दिया, नथिंग डूइंग, उर्दू विल बी यूज्ड। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा देख लिया आपने। उसके बाद क्या हुआ 30 साल के अंदर? तो पाकिस्तान, देखिए, दो ममालिक ऐसे हैं जिनकी बुनियाद रिलीजन पर रखी गई और दोनों भी फेल्ड स्टेट्स हैं। ह्यूमन राइट अब्यूजेस अपने ही लोगों से करते हैं, चाहे वो इजराइल और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हो, इजराइल हो, ये प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल। वो नहीं फिट होता है। तो फिर बलूची क्यों परेशान है आज? क्यों पठान वहां पर परेशान है? अरे तुमने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और तुम बात करते हो डेमोक्रेसी की हमसे। नहीं, ये सवाल तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब, कई पत्रकारों से जिनको मैंने अपने कार्यक्रम में बुलाया, और वहां पर एक पत्रकार आरजू काजमी, तो उन्होंने खुद ये सवाल उठाया भी, माना भी। मैं ये सवाल उठा रहा था कि आप अपने वजीर आजम इमरान खान को जेल में डाल देते हो, वहां से खबरें पता नहीं क्या क्या आ रही हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी की जा रही है, और आप कालीन बिछाते हैं, हाफिज सईद के लिए हाउस अरेस्ट करते हैं। एक आतताई को, एक आतंकी को हाउस अरेस्ट, वजीर आजम को आप जेल में डाल देते हैं। सर आप हमारी बात सुनिए। 26/11 का एक्यूज है जकीउर रहमान लखवी। उसने जेल में रहकर बच्चा पैदा किया। हाउस अरेस्ट छोड़िए, कोई जेल में रहकर बच्चा पैदा कर सकता है क्या? बताइए आप। नहीं, यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो, और जेल में बैठ के बच्चा पैदा करता है। पर जो इनके ये नापाक मंसूबे हैं जिस ओर आप लगातार इशारा कर रहे हैं, इस पर सबसे करारा थप्पड़, तमाचा किसी ने जड़ा है, जो आप अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे। कश्मीरी युवा, कश्मीरी आवाम ने, वो टू नेशन थ्योरी, वो जो फरूक अब्दुल्ला बोले, अरे भाई 47 में हम तुम्हारे साथ नहीं गए, आज जाएंगे क्या? दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? और ये गेम एक्सपोज करने की जरूरत है क्या? भारत में भी कुछ नफरती चिंटू हैं, 2-2 रुपए के ट्रोल हैं, मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, जो जहर बोते हैं, वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दरअसल देश ने बता दिया है हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। ओवैसी साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, रहा सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब का, तो वो खैर वो उनके बारे में जितना कम बोले, उनकी पार्टी के बारे में वो ठीक होगा। बट मगर ये बात सही है कि आज ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने इस चीज को कहा कि हमारे देश में जो यूफोरिया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस यूफोरिया को, देश को यूनाइट करने में और देश को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। और ऐसे चिंटू हैं, देखिए, एक पत्नी ने 6 दिन की शादी के बाद अब 7वें दिन अपने पति को अपने सामने देखा कि उसके सर पर गोली लग गई, और वो आकर कह रही है कि इस देश के मुसलमान और कश्मीरों से नफरत मत करो। तो ये जो 2 रुपये के चिल्लर भिखारी हैं हमारे देश में, ये उस पर अटैक करे, उसके कैरेक्टर पर बेशर्मी की हद है। मैंने उनके लिए एक शब्द याद किया था, ओवैसी साहब 3 दिन पहले मैंने एक शो किया था, मैंने शब्द याद किया कि आतंकियों ने तो हमारे 26 अपनों को मार डाला, पर हमारे देश में भी डिजिटल आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ये नफरती चिंटू दरअसल डिजिटल आतंकी हैं। ओवैसी साहब। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके एक एक वर्ड की तायीद करता हूं। ये लोग इस तरह की बकवास बककर, लिखकर, ट्रोल करके ये एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर राहत और इत्मीनान की सांस लेकर आ रहे हैं और बेशर्मी की हद कर रहे हैं।
आखिरी सवाल, ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, लंबे संघर्ष के लिए भी क्या हमें, आपको, मुझे, देश को तैयार रहना चाहिए ओवैसी साहब? हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट नहीं करेगा, पाकिस्तान होश के नाखून लेगा, और पाकिस्तान अगर एस्केलेट करेगा तो फिर कल हमारी सरकार ने कह दिया, आज भी कह दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान को खुद करना है अपने प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए। आप कैसे अपने देश में अगर आप इस तरह के लोगों को पालेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, उनकी फाइनेंस करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर आपका कंट्री नहीं होगा। ये तो वाइल्ड वेस्ट बन चुका है ना। तो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को रोकें। भारत अपनी जगह पर पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। भारत का संविधान और आईन आर्टिकल 355 ये कहता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी उस स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन का जवाब दे। तो हम तो अपनी जगह पर हैं, आप उनको सोचना चाहिए कि वो उसको और एस्केलेट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जो ओवैसी साहब से बात कर रहे थे, राजनीतिक पहलुओं की तो हमने बात की, लेकिन जो ये सैन्य कार्रवाई हो रही है, और मैंने बताया आपको आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसा नहीं 9 आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, 100 आतंकी खत्म कर दिए तो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल सुधरने को अभी तैयार नहीं है। जनरल विशंबर दयाल, अब वो 15 ठिकानों पर उसने ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की नाकाम कोशिश की, हमने उसे रोक तो दिया, पर रोकने से ही काम नहीं चलेगा क्या? सैन्य कार्रवाई जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसे हम किस तरह से देखें और इसके मायने क्या होते हैं? थैंक यू संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में कि जब पाकिस्तान ने हमारी आईबी को जो है वॉयलेट कर दिया, इंटरनेशनल बाउंड्री को, और हमारे सिविलियन या मिलिट्री टारगेट्स पर उनको ऑब्जेक्टिव बनाकर उन पर फायर कर दिया। ये दूसरी बात है कि हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम्स थे उन्होंने उनको नाकाम कर दिया, लेकिन उसने तो एक्ट ऑफ वॉर नहीं, बिल्कुल वॉर स्टार्ट कर दी है, उसने लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। अब बात हमारे पास है। मेरा मानना यह है कि भाई अब जैसे जैसे आजकल ड्रोन्स हैं, आजकल ये मिसाइल्स हैं, 1971 में ये नहीं थी। 1971 में 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों ने हमारी सीमा का उल्लंघन किया था और भारत के कई शहरों पर हमला किया था। तब भी हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ था और हम बच गए थे। लेकिन उसी रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई डिक्लेयर करके पाकिस्तान को एक 10-12 दिन के अंदर एक ऐसा सबक सिखाया जो उसकी बिल्कुल दो स्टेट बन गए, दो कंट्रीज बन गई, और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो याया खान था वो छोड़कर भाग गया और अयूब और भुट्टो साहब ने सरकार संभाल ली। तो और पाकिस्तान उसके सिवाय कोई भाषा नहीं समझता है। देखिए, उसने तो कर दिया और अब हमारी बारी है, हमने अटैक कर दिया। हम एक बहुत दुनिया के एक उभरती शक्ति है। उभरती शक्ति मतलब ऐसी शक्ति जो आज से 20 साल बाद हो सकता है दुनिया की सिंगल पावर हो। जिस तरह से हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, ऐसी कंट्री को इसे एक्ट ऑफ वॉर लेना चाहिए। और ये चुटमुट जैसे करते हैं, जैसे हूतीज ने मार दिया, उधर से इन्होंने मार दिया, उसने मार दिया इधर से, ये नहीं चलेगा संदीप। नहीं, आपको देखिए, आपको एक सेकंड और दो। विशंबर दयाल, जो 15 ठिकानों पर निशाना बनाया गया, हमें उनकी तफसील में भी तो जाने की जरूरत है। देखिए, भारत ने संयम भी बरता, भारत ने किसी सिविलियन ठिकाने पर हमला नहीं किया, सैन्य ठिकाने पर भी नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा, ये तो हम जानते हैं, पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से पालती पोसती है इन आतंकी तंजीमों को, पर हमने पाकिस्तानी सेना पर भी हमला नहीं किया। पर पाकिस्तान कहां हमला कर रहा है? अवंतीपुरा, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, नल, फलौदी, उत्तरलाई एयरबेस। तो ये हमारे सारे नागरिकों, हमारे मिलिट्री टारगेट्स है ना, हमारी 3 महिलाएं, 5 बच्चे हैं।
संदीप, ये हमारे मिलिट्री टारगेट्स है ना, उसने तो मिलिट्री टारगेट्स पे स्ट्राइक किया है। अब वो अनसक्सेसफुल वॉर तो स्टार्ट कर दी ना उसने। अब हमें उसको, अगर हमें उसको अब भी अगर हम उसको बार बार ये मौका देंगे, संयम बरतेंगे और उसका जैसे वो जवाब दे रहा उसका उतना ही जवाब देंगे, इक्वल, कोई प्रोपोर्शनल या नहीं है कि प्रोपोर्शनल। उसने एक मुक्का मारा, बॉक्सिंग रिंग है भाई, किस चीज का मुक्का मार रहे हो यार? 2-4 अपर कट मारो, 2-4 स्टेट मारो, नॉकआउट करो। मेरा मानना है संदीप, उसने अपनी तरफ से, कल भी मैंने बोला था, मैं आपके शो पे नहीं आ पाया, सॉरी, कल भी मैंने बोला था, देखिए हमने तो प्योरली प्रिसाइज एक बहुत ही डिसेप्शन के जरिए एक स्ट्राइक की है, जो टेररिस्ट पे की है, जो कि लीगल है, जो कि यूएन सैंक्शनड है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमने इतनी संयम बरती और उसने ये किया और उसने ये जो कार्रवाई की है, अब हमें नहीं रुकना चाहिए, अब तो हमें उसको ड्रॉ करना चाहिए, बिकॉज और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप उसको ये कह रहे थे कि बिशंबर दयाल जी, जनरल बिशंबर दयाल, एक हकीकत ये भी है, आई टोटली रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, देश के अंदर भी एक उबाल है, एक गुस्सा है, पर देखिए जंग शुरू करना वो तो आप तय कर सकते हैं, खत्म कैसे होगी या आपके हाथ से निकल जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, रूस यूक्रेन की जब बात होती है, आज के इस मॉडर्न आधुनिक युग में युद्ध एक विकल्प नहीं हो सकता। संदीप देखिए, युद्ध विकल्प नहीं है तो पाकिस्तान के साथ कोई विकल्प नहीं बचा हुआ। संज्ञान में लेना होगा क्या? पाकिस्तान के साथ कोई विकल्प नहीं बचा हुआ। आप सारे विकल्प ट्राई कर चुके हो, आप एक बार और जाइएगा, उसके ऊपर और फाइनेंशियल कर लीजिएगा, पानी बंद कर लीजिएगा। इतनी कंट्रीज हैं अफ्रीका में जो फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रोकन है, वो क्यों नहीं दुनिया से खत्म हो जाती? पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। बात सुनो, और लड़ाई है, एस्केलेट करो, आप कंट्रोल करो। इफ यू आर पावर, हमारी मिलिट्री पावर उससे सुपीरियर है, और अगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम बेटर ऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारी इकोनॉमी बेटर है, हमारी जो नेशनल पावर है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पावर, इसमें इकोनॉमी पार्ट है, अगर हम उससे 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स सुपीरियर हैं, मिलिट्री वाइज हम उससे सुपीरियर हैं, तो फिर आप एस्केलेट कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए। कोई देखिए, यूक्रेन और रशिया की एक बहुत डिफरेंट कॉनोटेशन है। अगर रशिया चाहता तो जैसे ही रशिया ने डॉनबास कैप्चर किया था, रशिया लेके बैठ जाता, चुपचाप बैठ जाता, लेकिन रशिया की सैंक्शन थोड़ी कोई हटा देता। रशिया को तो वो कंटेस्ट अलग है। अब लोग कह रहे हैं कि गाजा में वो साफ नहीं कर पाए, इतने दिन हो गए। नहीं, हम अभी भारत पाकिस्तान पर ही रहते हैं, पर इंडिया पाकिस्तान की बात करो। पाकिस्तान ने, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब, थोड़ा सा ये समझाइए, जो ये ड्रोन मिसाइल के जरिए हमला करने की नाकाम कोशिश की पाकिस्तान ने, उसे हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम ने धाराशाही भी कर दिया। हमने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में, उसको भी, उसके चिथड़े उधेड़ दिए। क्या यहां तक की कार्रवाई ही काफी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? और इसके लिए भारत की तैयारी किस लेवल की थी, थोड़ी ये सेंस भी देने की कोशिश कीजिए दर्शकों को। देखिए, इसके बाद जो एस्केलेटरी मैट्रिक्स है, उसमें 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ड्रोन हमने एक दूसरे के देश के अंदर भेज दिए हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास मिसाइलें हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं शत्रु के मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करने। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। इसके लिए शायद कैबिनेट, CCS और शायद हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो कि फ़ौज की सुप्रीम कमांडर हैं, उनको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है अग्नि, पृथ्वी ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए। एक और चीज़ है जो कि आमतौर पर दुनिया के सब देशों में होता रहा है, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे पास ऑफेंसिव 2 स्ट्राइक कोर हैं, हम उनको पाकिस्तान के अंदर घुसा सकते हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं, उनके 10 एयर बेसेस के ऊपर 100 बॉम्ब गिराते हैं और लगातार इस कार्रवाई को 3 दिन तक कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान घुटने पर आ जाएगा? इसका एक मिलिट्री आकलन करने की ज़रूरत है, जो हम एयरफोर्स में और आर्मी के बीच में कर चुके हैं। टीवी पर बोलना उचित नहीं होगा, पर दुनिया के सामने ये बाकायदा सबूत तो पेश करने की जरूरत है ना। देखिए, यहां पर इंडिया के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने उत्तरलाई एयर बेस का जिक्र किया है, और हमारे सिविलियंस को भी मारा जा रहा है। दिस इज अ क्लियर एक्ट ऑफ वॉर। जंग छेड़ रखी है ना, हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उसके विपरीत पाकिस्तान हमारी सेना पर हमला कर रहा है।
देखिए, युद्ध के समय एस्केलेटरी एक ग्रेजुएटेड रेस्पॉन्स होता है। कोई भी कार्रवाई करने के पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम नेक्स्ट हायर एस्केलेशन मैट्रिक्स में चढ़ जाते हैं, लेवल 3 से लेवल 4 पर चले जाते हैं, तो दुश्मन क्या उसके बाद हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगा, मान जाएगा, या दुश्मन भी एस्केलेटरी मैट्रिक्स में लेवल 3-4 पर चढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमने हमारी आर्मी को इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसने का ऑर्डर दिया, तो बात है कि क्या पाकिस्तान उसके बाद उसके काउंटर में कोई काउंटर अटैक करेगा? क्या और किसी सेक्टर में वो एक नया फ्रंट खोल देगा? और पाकिस्तान अगर एक और नया फ्रंट खोल देगा तो उससे क्या हम निपट पाएंगे? इसमें लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का खोलने की तो वो बहुत बड़ा कोशिश कर रहा है ना ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब। वो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है ना, पंजाब में 5-5 ठिकानों पर सैन्य ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। राजस्थान में नल है, फलौदी है, उत्तरलाई एयरबेस है, वहां भी मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है। जी हाँ संदीप जी, आज फ्रंट तो पाकिस्तान पहले से ही खोलता दिखाई दे रहा है। हाँ, आज जो हमला पाकिस्तान ने किया है, ये देखना पड़ेगा कि इसमें आर्म्स एक्सप्लोसिव का कंटेंट, इंटेंट भी कम था। उनका इरादा ये था कि ये प्रोबिंग अटैक थे। वो देखना चाहते थे कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम कितनी अलर्ट है, कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयड है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो अलग अलग फायर कंट्रोल रेडार हैं, सर्विलेंस रेडार हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, क्या हमारी एयर डिफेंस सिस्टम किल प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या हम उनके 50% ड्रोन को गिरा देते हैं या 90% ड्रोन को गिरा देते हैं। तो आज एक प्रोबिंग अटैक था, यानी उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की, ये सोचकर उधर से भी वो प्रोब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी क्या विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं? एक बड़ी कार्रवाई, एक झटका हमने पाकिस्तान को दिया है जनरल सिवाच। हमने 9 आतंकी ठिकाने उनके नेस्तनाबूद कर दिए। पर ये जो बॉर्डर पर अब घमासान मचा है और ये जो प्रोबिंग अटैक्स, जो शब्द ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉर्डर पर इस घमासान के बीच परमानेंट समाधान क्या है पाकिस्तान का? देखो संदीप, देखो सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान को अपने घुटने पे लाना है तो होल गवर्नमेंट अप्रोच करनी पड़ेगी और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मिलिट्री उसमें एक कंपोनेंट है, उसके अंदर आपका इकोनॉमिक भी है, आपका पॉलिटिकल भी है, आपका डिप्लोमेटिक है। आप इकोनॉमिक लगाया आपने, जैसे गंगा वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया है, डिप्लोमेटिकली अभी आप आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो, इसको यूनाइटेड नेशन में आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश करो दूसरे देशों मिलके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से इसे ग्रे लिस्ट पे दोबारा डलवाओ। उसके बाद IMF और ADF बैंक जो इसको लोन दे रहे हैं बेल आउट, वो मत देने दो। उसके साथ साथ आपको और क्या करना पड़ेगा मिलिट्रीली। देखो सच्चाई है कि हमने इसको बताया था कि हम आपके जो ठिकाने हैं जो कि आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बर्बाद करेंगे, और वो हमने किया। जो हमने 9 स्थानों पे उस पर किया और कम से कम 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। तो अब पाकिस्तान उसका जवाब दे रहेगा तो फिर हम दूसरा सोचेंगे। हाँ, यह सच्चाई है कि किसी हद तक उसने जवाब दिया, क्योंकि जिस तरीके से उसने 15 जगह पे ड्रोन और मिसाइल भेजी हैं, ये सारे मिलिट्री टारगेट हैं, इसमें से 8 जो हैं वो एयरफील्ड है। तो इसका मतलब, हाँ मैं ये मानता हूं ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो क्या हम इसके लिए अब जो एस्केलेशन लैडर जो मैट्रिक्स कह रहे हैं उसको हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई लास्ट में एक्सेलेरेशन मैटर क्या है, ऑल आउट वार, और उसके बाद ऑल आउट वार के आगे है न्यूक्लियर वारफेयर, कि भाई कहां तक आप ले जाना चाहोगे। हाँ, ये सच्चाई है, ये बात बहुत ठीक कह रहे हैं। आज पाकिस्तान सबसे कमजोर हालात में, आज उसकी ना लड़ने की काबिलियत, तो वो अगर ऑल आउट वार होता तो 4 दिन 5 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास जो असला नहीं है। नहीं, यहां पर मुद्दा ये है जनरल सिवाच, एक चीज समझिए सर, देखिए ये मैं सवाल लगातार उठा रहा हूं कि उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पुलवामा के बाद जहां हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं ना। और यहां पर भी 26 हमारे लोग मारे गए 22 अप्रैल को बैसरन में, और उसके बाद हमने 100 आतंकी ढेर कर दिए, 9 ठिकाने उनके नेस्तनाबूद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी 15 जगह वो हिमाकत कर रहा है ना मिसाइल और ड्रोन भेजने की, और हमारे 16 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 3 महिलाएं 5 बच्चे।
तो ये निर्दोषों की संख्या 26 जमा 16 42 हो जाती है। इनका क्या कसूर? हाँ बिल्कुल, देखो ये बात आपने ठीक बोली संदीप की भाई सच्चाई है क्या पाकिस्तान बदलने को तैयार है। पाकिस्तान का जो जो रूल कर रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश। तो वहां असली पावर इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी से। वो जो जनरल आसिम मुनीर की क्या सोच है, वो सोच है पाकिस्तान की। ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। और वो एक एसमेट्रिक वारफेयर होता है, हाइब्रिड वारफेयर। वो कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ेगा भारत से। अगर कन्वेंशनल लड़ाई में उसको ले आते हो तो आप उसको हरा सकते हो, ये बात मानता हूं। अगर आपकी लड़ाई ऑल आउट हो जाती है तो पाकिस्तान इस नहीं, गिरगिट है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, गिरगिट है। अभी टीआरएफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर पूरा समर्थन कर दिया टीआरएफ का। और आप इन खेलों को हम सब लोगों से बेहतर जानते हैं दीपक वोरा साहब। अब सैन्य पहलुओं पर तो बात कर ली, राजनीतिक पहलुओं पर भी बात कर ली। पाकिस्तान अभी सुधर नहीं रहा है, तो ऐसे में राजनयिक ऐसे क्या दबाव बनाए जाएं? और उसमें हम चर्चा कर रहे थे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है कि भाई उन पर दबाव बनाए, ग्रे लिस्ट में आ जाए। ग्रे लिस्ट में आएगा क्या? मतलब आतंक की कमर तोड़नी है तो पहले जो वो कटोरा है जिसमें पूरी तरह से वैसे ही छेद हो रखे हैं, वो कटोरा भी छीनना पड़ेगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक विकल्प खुलता दिख रहा है दीपक वोरा साहब। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खासतौर से जो विशेष मेहमान आपके दूसरे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा बता देता हूँ। आई बिगिन राइट अवे। क्या पाकिस्तान अपनी नीयत बदलेगा? नॉट अ चांस इन हेल। जब चंद्रमा जो है उसका रंग काला हो जाएगा या हरा हो जाएगा तो वो बदलेगा। अब मैं बता देता हूँ व्हाई आई एम सेइंग दिस। हम चाणक्य की संतान है। क्या बोला? साम दाम बेद दंड स। सान का मतलब होता है परसुएजन। हमने सारी दुनिया को परसुएड कर दिया। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, शायद 2 या 3 होंगे जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, बाकी सब कहते हैं ये आतंकी देश है। 100 से ज्यादा जो 193 मेंबर्स हैं आतंक से पीड़ित हैं, और जो आतंक से पीड़ित हैं 90% की तार पाकिस्तान से जुड़ती है। ये पहली चीज सर समझ लीजिएगा इसको। दूसरा होता है दान, इकोनॉमिक मेजर्स, वो हमने लिए। FATF में डाल देंगे, 3 जो मेंबर्स हैं इकट्ठे होकर बोलेंगे नहीं डालना, नहीं डालेंगे। चला भी जाए तो क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कहते हैं कि आपके देश में इकोनॉमिक प्रेशर इंशाअल्लाह अल्लाह हमको देगा, ये होता है दान। फिर आता है भेद। अब भेद के बारे में आप भी ये सुन लीजिएगा, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी डिप्लोमेसी। इस समय पाकिस्तान किससे भिड़ रहा है? एक टाइम में तो अफगानिस्तान उसका डार्लिंग होता था, अब तालिबान से भिड़ रहा है। फिर बलोचिस्तान में भिड़ रहा है सर। बलोचिस्तान मेरा ख्याल है और 6 महीने में अलग हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, TTP उसकी पिटाई कर रहा है। और अब सिंधु देश में भी मूवमेंट शुरू हो गई है। 4 ईरान के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। 5 छठा वो मुझसे पंगा ले रहा है। ये होता है सर जब हम भेद डालते हैं, अल्टीमेटली दंड। अब दंड मैं आपको बता देता हूं सर, एंड मैं पूरी तरह से ये कह रहा हूं सर, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और जब उनसे पूछता हूं मैं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, कि जी हमारी आइडियोलॉजी। अरे क्या है तुम्हारी जी आइडियोलॉजी है। आगे उनको कुछ नहीं मालूम। पहले कहते थे हम अरब्स हैं, फिर कहते हैं हम सेंट्रल एशियन हैं, आजकल वो टर्किश लोगों की जूते साफ करते हैं। सो ब्रेक इट अप सर। एक अलग हो जाएगा बलोचिस्तान बहुत जल्दी। मेरे बहुत बलोच दोस्त हैं, दे आर मूविंग अवे। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा। इट हैज टू गो। हमारे कई दर्शक दीपक जी, ये हमारे कई दर्शक ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कई टुकड़े क्यों ना हम कर दें। पर यहां पर एक और सवाल है जो मुझे बहुत मौजू लग रहा है। दिलीप कुमार सैनी हैं, गुड़गांव वासी। वो कह रहे हैं भारत सरकार पाकिस्तान को एक आतंकी देश और शत्रु देश घोषित क्यों नहीं करती? क्या मजबूरी है? एनिमी स्टेट कहे ना, हम तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी, वो दर्जा भी देते घूमते हैं पाकिस्तान को। दरिया दिली की भी एक हद होती है, एक इंतहा होती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है कि आप उस देश, जिस देश को आप MFN स्टेटस देते हैं, आप उनके बिजनेस वालों को लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं देंगे जो आप अपने लोगों को देते हैं। इसके कोई खास मायने नहीं है। मैं इतना कहता हूं, आतंकी देश उसको घोषित कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, सोमालिया एक चीज दीपक वोरा साहब, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे नैरेटिव भी बनता है। 5-7 दिन पहले खबर आई कि भारत ने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तान के साथ। भाई हम निर्यात करते हैं 10,000 करोड़ का, 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं। हमने आयात कितना किया? 24 करोड़। 4 करोड़ का इस साल किया है आयात। हम मांगते ही क्या है, लेते ही उनसे क्या है, हम उनको देते हैं।
तो हमें थोड़ा सा ये देने में भी हम क्यों करें उनके साथ तिजारत? मैं एंटायरली सर पूरी तरह जब से सहमत- शत्रु है तो शत्रु को शत्रु की तरह देखें। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रू टाइटनिंग करनी चाहिए ना। जब उसके 5 टुकड़े हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, उसमें ताकत नहीं रहेगी आपसे पंगा लेने की। क्योंकि सर अपना उसका जो प्रेजेंट रूप है 50, 500, 5000, 50,000 साल में वो नहीं बदलेगा सर। बदलने का तरीका यही है कि वो बिल्कुल बिखर जाए ताकि फिर ना उठ सके सर। सांप का फन उसके जो होता ना ऊपर, व्हाट यू कॉल दैट थिंग, उसका फैंग में होता है, और इनका जहर जो है ना सर इनके मन में है, इनके फन में नहीं है, तो वही तोड़ना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे आउट सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर। हम लोग क्या, अरे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी की बातों की तस्दीक कर रहे हैं सवाल के रूप में। राधा वल्लभ कुकरेती हैं, टनकपुर वासी उत्तराखंड के। वो कह रहे हैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। बट दीज आर थिंग्स इजियर सेड देन डन। It is not- आप हमसे बेहतर ये बात जानते नहीं हैं। सर। हम उनके आंतरिक मामामलों में Let me एक finish, let मिनट me सर, complete. एक मिनट दीपक जी, एक सेकंड। देखिए, हम आंतरिक मामलों में किसी के हस्तक्षेप नहीं करते। ये आरोप पाकिस्तान पर हम लगाते हैं। हम क्यों किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें? सर, हम पर कहाँ आतंकवाद हस्तक्षेप को हम कर रहे हैं? बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ये इंडिजिनस भारत की मूवमेंट है stated सर। पोजीशन रही है ना। हम उन्हीं की भाषा यूज कर रहे हैं जो वो कश्मीर में करते थे। हम मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। हम कहां इंटरवीन कर रहे हैं? हमने कहां हथियार दिए हैं? हमने कहां ट्रेनिंग दी है? दे विल ब्रेक ठीक है सर, अप एक ऑर्गेनिकली। अशोक सज्जनहार साहब I अब वो rest my रिस्पॉन्ड case. करेंगे, प्लीज सर। दीपक जी, पाकिस्तान ख्वाब ले रहा है कि पंजाब Yeah, अलग हो thank you, जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो जाएगा। चाइना सन 50 से लगा था कि नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। तमिल्स कहते थे तमिल अलग हो जाएगा श्रीलंका में बैठ के। देखिए, दुनिया भर के देशों में अंतरूनी कलह है। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, पाकिस्तान के अगर 4 टुकड़े हो जाए अगले 50 साल तक, तो जनरल बेटे को बिशंबर लिख दो, दयाल, मुझे एक लिख देगा सेकंड रुकिएगा। चिट्ठी। पीसीआर क्या हमारे साथ अशोक सज्जनहार जुड़े हुए हैं? अशोक सज्जनहार जी, सवाल मेरा आपके लिए था, प्लीज। जी जी जी, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये था कि देखिए, अब लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा भी ये कह रहे हैं 4 टुकड़े कर दो, इनके फन में तो जहर है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर अंतर्राष्ट्रीय अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा या करेगा या करता दिखेगा कि किसी और मुल्क के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। वो तो पाकिस्तान हमारे यहां पर कुछ ना कुछ करता रहता है ना। भारत देखिए- आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, मैं इसके प्रश्न का 2 जवाब दूंगा। एक तो आपने जो पहले कहा, जो हमने उनको MFN ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट हमने 2019 में उनको देना बंद कर दिया था। आपको याद होगा, क्योंकि बातचीत हुई थी जब नवाज शरीफ थे वहां के प्रधानमंत्री 1990 के उसमें दशक में, तो उन्होंने कहा था जो साहब हम इनको ठीक है मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, कोई और नाम से इनको कर देंगे, क्योंकि उनकी अपनी उर्दू जबान में ये इसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो बनता है सबसे पसंदीदा देश, है मोस्ट फेवर्ड नेशन, सबसे पसंदीदा देश। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, भारत को हम कैसे सबसे पसंदीदा देश करार कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ इधर उधर का प्रयास किया, परंतु तब तक वो खुद ही चले गए। परंतु हमने भी मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट उनसे, ये प्रोविजन उनसे विड्रॉ कर लिया था 2019 में, जब हमारे हाई कमिश्नर्स एक दूसरे के पास जाना बंद हो गए। दूसरी बात है, आपने जो कहा है, जो उनके साथ क्या किया जाए, तो मैं तो ये समझता हूं, देखिए बहुत लोग कहेंगे जो आप युद्ध कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से देखिए, भारत एक बहुत ऊपर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, इकोनॉमी की अपनी बहुत अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। अब जैसे आज फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, ओरिजिनल एस्केलेशन वाज पहलगाम, हमने उसका जवाब दे दिया है ये जो ऑपरेशन सिंदूर में। अब उसके बाद जो वो कर रहे हैं उसका भी जवाब हम दे रहे हैं। देखिए, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वो कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा जो हमारे 16 निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो बहुत ही उसकी नहीं होना चाहिए, परंतु उसका जवाब प्रोपोर्शनेट तरीके से हमारी तरफ से भी फायरिंग होकर किया जा रहा है। दूसरी बात है, इनकी तरफ से अगर ये हमले हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर 15
सैन्य ठिकानों पर या और कहीं पर भी, तो उसका भी जवाब हमने दिया है। लाहौर में उनके जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, उसको हमने ध्वस्त कर दिया है एकदम। रावलपिंडी में हमने उनके वो अटैक किया है। तो अगर वो हमारी तरफ करेंगे तो हम भी उनकी तरफ, और हमारे यहाँ पर नुकसान इतना नहीं हो रहा है। वी हैव बीन एबल टू विदस्टैंड जो भी उन्होंने करने का प्रयास किया है, उसको सबको हमने वापस पीछे पुशबैक कर दिया है। परंतु जो हमने किया है, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू विदस्टैंड दैट, तो उसको उनको नुकसान और ज्यादा होता नहीं, जा इस रहा है। घमासान का परमानेंट समाधान क्या है? लास्ट 20 सेकंड में आपका एडिटोरियल कमेंट चाहूंगा अशोक सज्जनहार साहब। घमासान तो है ना, 16 हमारे आदमी मरे भी हैं, परमानेंट समाधान क्या है? जी देखिए, मेरे ख्याल से ये मेरे जो मित्र और कॉलीग हैं दीपक वोरा, इनसे मैं सहमत हूं। देखिए, इसका परमानेंट समाधान नहीं होगा, परंतु जो हम कर सकते हैं, जब हमने वो किया, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, 3 साल तक हमको राहत मिली। उसके बाद हमने जब बालाकोट किया, 5-6 साल तक हमको राहत मिली है। अब मेरे ख्याल से हमारा क्वांटम जंप हुआ है संदीप, फ्रॉम बालाकोट टू सिंदूर, हमारा क्वांटम जंप हुआ है। मैं समझता हूं इसके बाद उनको जो मैसेजिंग गई है, बहुत वो उनको इंटरनलाइज करनी पड़ेगी, और काफी समय तक तो हमको संदेश तो दिया गया है, कड़ा संदेश दिया गया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान क्या सुधरेगा? क्या पाकिस्तान की पूंछ सीधी होगी? या जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी रहेगा? ये लंबा भी खिंच सकता है। क्या लंबा खिंचता है तो ऐसा नहीं है कि हमें भी परेशानी नहीं होगी, हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं। पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, फेल्ड स्टेट के साथ हम कंपीट करेंगे या अपने आप को और मजबूत करेंगे? ये जो यक्ष प्रश्न हैं, ये हमें थोड़ा कचोटते भी रहेंगे। इनके बारे में आप भी सोचिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।